सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और गाइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हम लोग बेसिकली 4 हमारे जो लेक्चर हैं वो हो चुके हैं। आज मैं 5th लेक्चर लेके आया हूं और 5th और 6th लेक्चर को मैं एक ही शब्द कह सकता हूं इसके लिए कि ये एडवांस इंग्लिश से ज़्यादा रिलेट करता है। 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इसके बाद एक लेक्चर और जो आएगा नंबर 6, इन दोनों ही लेक्चर्स में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि कैसे ये दोनों लेक्चर जो है एडवांस इंग्लिश को टच करते हुए चलते हैं। रूल्स से ज़्यादा इमोशंस पर चलने वाले दोनों लेक्चर्स हैं। ठीक है, इमोशंस आपके और मेरे इमोशन नहीं, इमोशन ऑफ द सेंटेंस, कि एक सेंटेंस जो है वो क्या भाव प्रकट कर रहा है, ये देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भाव की अभिव्यक्ति अर्थ के माध्यम से होती है। कोई भी सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उस सेंटेंस का अर्थ क्या है, और उस अर्थ से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस भाव को दर्शा रहा है। और जैसे जैसे भाव बदलते जाएंगे वैसे वैसे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होती चली जाएगी। आज तक हमने बेसिकली देखा, सेड का सेड कर लो, सेड का टोल्ड कर लो, सेड की जगह पर आप कोई दूसरे वर्ड ले आए, WH वर्ड ले आए। ठीक है, अब ये जो गतिविधि है ये थोड़ी सी और वास्ट हो जाएगी, थोड़ी सी और बदल जाएगी। और एक स्टूडेंट का आज सुबह ही मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, टेलीग्राम ग्रुप पे सॉरी, तो एक मैसेज आया था कि सर यहाँ पर शैल का शुड हो रहा है, यहाँ पर शैल का वुड हो रहा है। आप कह रहे हो कि शैल का वुड करना है, शुड नहीं करना है। तो देखिए, इससे लास्ट वाले लेक्चर में भी हम डिस्कस एक बार कर चुके हैं कि कहाँ पर शुड होगा, लेकिन क्या शुड और वुड ही होगा? क्या उसके आगे और कुछ नहीं हो सकता? शुड या वुड तो है ही, लेकिन साथ ही साथ रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड किस तरह के चेंजेस हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, ये भी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शैल जो है हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा, जिसे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले 4 दिनों में जितने मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4-5 दिनों में, वो शैल को लेकर के ही ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो अभी एक अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम भी आ रही है, साथ के साथ लेक्चर भी अभी साथ में ही रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो उसी को एड्रेस कर लेते हैं, प्रॉब्लम को ही एड्रेस कर लेते हैं, ताकि आगे और ज़्यादा समस्या ना है। ठीक है गाइस, तो मुझे लगता है अब स्टार्ट करना चाहिए लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिए गाइस, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेज आते हैं कि सर टेंस आ गए, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक है, लेकिन अभी भी इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, अभी लिखने में मिस्टेक्स होती हैं। तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि गिरते हैं शेर सवार जंगे मैदान में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों पर चला करते हैं। अरे गलतियां उनसे होती है जो कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जो इंग्लिश लिखने की कोशिश कर रहे हैं, गलतियां उनसे हो रही है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। उनसे कैसे गलती हो सकती है जो इंग्लिश लिखने की कोशिश ही नहीं कर रहे, जो अभी भी इसी भरोसे बैठे हैं कि हम तो एग्जाम्पल भी याद करके चले जाएंगे। अगर हमारी बुक में 70 या 100 एग्जाम्पल दे रखे हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, या 100-150 क्वेश्चन दे रखे हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, हम तो वो 100-150 क्वेश्चन याद कर लेंगे, 70-80 एग्जाम्पल याद कर लेंगे हर टॉपिक को लेकर के। तो उनसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि भाई उनसे कोई गलती होगी, नहीं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। उनसे एक ही गलती होगी लास्ट में जाके कि जितना उन्होंने याद करा क्वेश्चन उसके बाहर से कुछ आ गया तो सारा ही काम खराब हो गया। जितनी मेहनत करी वो सारी जीरो हो गई। रटने पर ज़्यादा बल मत दीजिए। जितनी आपने ग्रामर पढ़ी है उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आइए, उसे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में लेके आइए, तो ज़्यादा बेहतर है। और उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जिनसे गलतियां हो रही हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश लिखने में गलतियां महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ये लिखा है, वर्ब की फॉर्म गलत हो गई, या यहाँ पर एडवर्ब मैंने गलत यूज़ किया है, या यहाँ मेरे से हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड मिस्टेक हुई है, या इस सेंटेंस में मैं कहना कुछ और चाह रहा था लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं तो इसका मतलब कुछ और निकल रहा है। जिन विद्यार्थियों के साथ ये सारी घटनाएं हो रही हैं उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग सीखने के प्रोसेस में 80% विद्यार्थियों से आगे निकल चुके हैं। 20% ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसका प्रयास कर रहे हैं, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं,
क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं और आज नहीं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ठीक है, आप उसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, आप लोगों को अपने हाफ ईयरलीज को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता है, लेकिन ध्यान रखना कि हाफ ईयरली हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, हमारा अल्टीमेट गोल है फाइनल्स। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाफ ईयरली में हमें अच्छा परफॉर्म नहीं करना है, हाफ ईयरली में तो अच्छा परफॉर्म करना ही करना है, जितना अपनी तरफ से हो सके 100% अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन प्रिपेयर फॉर योर अल्टीमेट गोल, अपने अल्टीमेट गोल, अपने फाइनल्स के लिए तैयारी कीजिए, अपने फाइनल्स के लिए प्रिपेयर होइए। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, है ना। चलिए, तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं शेल के रिगार्डिंग। तो शेल जो है उसका इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं गाइस? तो शेल का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है आई और वी के साथ में। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइस, अब जब हम आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से क्या चीजें चेंज होती है उसको हम देख रहे हैं। सबसे पहला, व्हेन शैल आई नो द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, राम आस्क्ड। तो राम ने यहां पर पूछा कि मुझे इलेक्शन का जो नतीजा है वो कब पता चलेगा। अब इसको देखो, चेंज करते समय हमने क्या किया, राम आस्क्ड भले मैं यहां लिखूं चाहे मैं यहां लिखूं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मीनिंग तो वही देगा क्योंकि रिपोर्टर तो हमारा राम ही है। ठीक है, और यहां पर हमें सेड ना मिल करके आस्क्ड डायरेक्टली मिल गया। बहुत सारे स्टूडेंट को आस्क्ड मिल जाता है पहले तो भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको सेड में चेंज कर दें क्या? मत करना, ये सेड में चेंज नहीं होगा क्योंकि उसने आपकी सहूलियत के लिए पहले ही आस्क्ड दे दिया। तो धन्यवाद दीजिए इसका। ठीक है, राम आस्क्ड। अब हमने बात की थी इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि जो WH वर्ड प्रश्न पूछता है उसी को हम लोग कंजक्शन बना लेते हैं। यहां पर व्हेन का मतलब है कब और यहां व्हेन का मतलब है जब। ठीक है, अब देखिए कि राम ने अपने लिए आई का यूज किया, ठीक है, लेकिन हम राम के लिए किसका यूज करेंगे? ही का। तो आपको ध्यान है, मैंने सबसे पहली बार जब इस कॉन्सेप्ट पे बात की थी तब मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई आई के साथ शेल लगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। अब जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो गया। अब ही के अकॉर्डिंग अगर मैं शेल लगाता हूं तो ही के साथ तो शेल आता नहीं है, ही के साथ क्या आता है? विल आता है। और विल को जब मैं पास्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा तो विल का क्या हो जाएगा? विल का वुड हो जाना चाहिए क्योंकि यहां पर ही हो गया, राइट। ये हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे हो गया वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हमारा ऑब्जेक्ट है जो एज इट इज रह जाएगा। तो बिल्कुल हम जो पहले से नियम जानते हैं उस नियम के अनुसार ही हमने इसे कन्वर्ट किया है। सेकंड देखते हैं, शैल आई एवर सी हर अगेन, क्या मैं उसे फिर से कभी देख पाऊंगा? पवन सेड, पवन ने कहा। अब देखिए यहां पर सैड है लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क आने की वजह से हमने क्या किया, यहां पे पवन आस्क्ड कर दिया, पवन आस्क्ड। और क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू नहीं हो रहा, इस वजह से हम यहाँ पे इफ या रेदर का प्रयोग कर लेते हैं। या तो इफ लगा लेंगे या वेदर लगा लेंगे। ही, अब पवन खुद के लिए आई कहेगा, हम पवन के लिए ही कहेंगे, क्लियर है। वुड एवर सी हर अगेन, बिल्कुल सेम इसी नियम का पालन करते हुए हमने इसे भी चेंज कर लिया, इसे भी कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि जब शैल का यूज किया जाता है प्रेयर या सजेशन के रूप में, जब कोई प्रार्थना के रूप में करे, रिक्वेस्ट के रूप में करे, या फिर वो सजेशन के रूप में करे यानी कि राय देने के रूप में करे, अपनी खुद की राय दे किसी चीज पे, तब किस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो ही सेड टू द कस्टमर, उसने कस्टमर से कहा, शैल वी डिस्पैच दीज लेटर्स, इंटरोगेटिव फॉर्म ही है लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है, यहां पर ये इसे सजेशन दे रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है। ये क्या कह रहा है कस्टमर को? ये कस्टमर को कह रहा है कि क्या हम लोग लेटर डिस्पैच कर दें, समय हो गया है लेटर डिस्पैच करने का। तो ये अपनी तरफ से एक सलाह दे रहा है, ठीक है, ये उससे पूछ नहीं रहा है। यहां पर आस्किंग का भाव कम है और सजेशन का भाव ज्यादा है। और सजेशन को दर्शाने के लिए हम किस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं? तो सजेशन को दर्शाने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शुड का यहां पर यूज किया जाना चाहिए। तो ही सेड टू द कस्टमर शैल वी डिस्पैच दीज लेटर, ही आस्क्ड द कस्टमर। अब यहां पर आस्क्ड हो गया
और यहां पर एक और आप वर्ड यूज कर सकते हैं, वो है सजेस्टेड। अगर आपको कन्वर्ट करने की अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं और सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। आपके सामने अगर एमसीक्यू आता है, बहुवैकल्पिक प्रश्न आता है, तो ध्यान रखना सजेस्टेड भी सही है और आस्क्ड भी सही है। आस्क्ड होने की वजह से आप उस विकल्प को गलत नहीं कह सकते, सजेस्टेड होने की वजह से आप उस विकल्प को गलत नहीं कह सकते, दोनों ही मिल सकते हैं। इसलिए आस्क्ड के अकॉर्डिंग हम देखें, क्योंकि सीधा सीधा क्या है भाई, क्वेश्चन मार्क मुझे मिल रहा है तो प्रश्न तो मानूंगा ही मैं इसे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि क्वेश्चन मार्क मुझे दिखे डायरेक्ट स्पीच में और उसे मैं प्रश्न ना मानूं। प्रश्न तो वो है ही, क्वेश्चन तो वो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो सजेशन भी तो है कि क्या अपन ऐसा कर लें, चल आजा भाई पढ़ने बैठ जाते हैं, आजा पढ़ाई कर लेते हैं, या क्या हम पढ़ने बैठ सकते हैं। अब ये बात क्या है, सजेशन है कि आजा भाई पढ़ ले, राइट, क्योंकि पढ़ाई का समय है। तो द कस्टमर इफ, अब क्योंकि WH वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हमारा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इफ का यूज कर लिया। वी जो है फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज किया तो वी का दे हो गया। शुड क्यों आया, क्योंकि सजेशन का भाव आ रहा है वाक्य में और सजेशन को दर्शाने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। डिस्पैच, अब देखो दीज को दोज में चेंज कर देते हैं, दोज लेटर्स, ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस हो चुका है कि दीज जो है वो दोज में चेंज हो जाता है। व्हाट शैल आई से फादर, अब यहां पर वो अपने पिता से पूछ रहा है कि मुझे क्या कहना चाहिए। अब क्या कहना चाहिए वाला भाव कहां से आया, इसको आप एक बात समझिए कि आपका पूर्व अनुभव ऐसा रहा है आपके पिताजी के साथ कि आपके पिताजी कह रहे बेटा सच सच बता कि तू आज स्कूल नहीं जाकर के तू कहाँ गया था बंक मार के, सच सच बता, कुछ नहीं कहूंगा, सच कहेगा तो कुछ नहीं बताऊंगा। और पिछली बार का अनुभव ये रहा है 3-4 बार का कि जब जब आपने सच बोला है तब तब आपकी पिटाई हो गई तो अब आपसे आज फिर आपके फादर कह रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, स्कूल नहीं गया, कहीं और मस्ती मारने गया, कोई दिक्कत नहीं है, सच बता दे बस कहाँ गया था और किसके साथ गया था, कुछ नहीं कहूंगा। तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट शैल आई से फादर, मैं क्या कहूँगा पिताजी अगर मैं सच कहूँगा तो आप फिर से पीट दोगे और मेरे साथ जो गए थे पता पड़ा उनकी और पिटाई हो रही है उनके घर पे, उनके ही पिताजी पीट रहे हैं। आपने उनके पिताजी को और फ़ोन करके बता दिया कि साहब हमारे वाले साहबजादे तो आज गए ही थे, आपके वाले साहबजादे भी साथ में ही थे, है ना। आप गलत फहमी में मत रहना कि वो स्कूल गए थे पढ़ने के लिए। तो यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट शैल आई से फादर, मैं क्या कह सकता हूँ पिताजी, है ना। तो यहाँ पर यार मुझे क्या कहना चाहिए पिताजी वाला भाव आ रहा है। व्हाट शैल आई से फादर, ही सेड, ही आस्क्ड हिज फादर व्हाट ही शुड से। अब देखिए WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हमने कंजक्शन बना लिया, सेड का हमने यहाँ पे आस्क्ड कर लिया, और साथ ही साथ क्योंकि ये एक सजेशन वाली भाव मांग रहा है, अपने पिताजी से सजेशन चाह रहा है कि मुझे क्या कहना चाहिए या मैं क्या कहूं, तो उस कारण से हमने यहां पर क्या कर दिया, शैल को हमने शुड में यूज कर लिया, ही होते हुए भी हमने वहां पर वुड का यूज नहीं किया। यूजिंग शैल टू ऑफर, जब मैं किसी व्यक्ति के सामने कोई चीज ऑफर करता हूं, ठीक है, कॉफी पीने चलोगे मेरे साथ, तो ये एक ऑफर है, ठीक है। आप चाहो तो ऑफर या प्रपोजल भी कह सकते हो कि जब हम किसी को कुछ प्रपोज करते हैं कि आइए साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं, तो ये एक प्रपोजल है, एक ऑफर है, ठीक है। यहाँ पर मैं उससे कह नहीं रहा हूँ कि क्या हम साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, तो ये क्या है कि भाई एक तरह का मैं आपसे चाहता हूँ कि आप साथ में बैठकर मेरे खाना खाएं या मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलें, तो ये क्या है, एक तरह का ऑफर है या एक तरह का प्रपोजल इसे कहा जा सकता है। तो शैल आई ब्रिंग यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं। अब बताओ कि क्या ये प्रश्न है या ये एक ऑफर है, एक प्रपोजल है। सोच के देखो, ये प्रश्न नहीं है। एक बार मैं किसी विद्यार्थी के घर गया और वहां जाकर के मैंने उससे पूछा क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, उसने कहा हाँ, और हाँ बोलने के बाद वहीं बैठा रहा जाके पानी भी नहीं लेके आया। अब बताओ कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा भाव क्या है। मेरा भाव ये है कि भैया एक गिलास पानी लाके दे दो पीने के लिए, मेरा भाव यहां पर ये है। लेकिन उस व्यक्ति ने उसको क्या समझा, प्रश्न समझा कि सर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या एक गिलास पानी मिल सकता है। हाँ मिल तो सकता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, तो भाई लाके पिला दे दूसरा वाक्य बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये समझना है कि यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, अपनी तरफ से कुछ प्रपोज यहाँ पर किया जा रहा है, इसको हम लोग ऐसे देखते हुए
करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइस, इसके अंदर क्या है, यूजिंग शैल टू सजेशन, ठीक है। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं एक बार। शैल आई ब्रिंग यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? तो मेरी तरफ से ऑफर कर रहा हूं कि मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाकर दे सकता हूं। ही सेड, उसने कहा। ही ऑफर्ड, अब देखो यहां पर सीधा उसने ऑफर्ड कर दिया, क्वेश्चन मार्क होने पर भी उसने आस्क्ड नहीं किया, क्योंकि भाव जो है वो आस्किंग का है ही नहीं, भाव तो ऑफर करने का है। तो इसलिए उसने सीधा क्या किया, उसको ये कर दिया। आप चाहो तो इसे आस्क्ड भी कर सकते हो, बिल्कुल उसी नियम से जिस नियम से हम लोगों ने यहां पे देखा था, है ना। यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था नेक्स्ट स्लाइड पे, कि आस्क्ड को मैं सजेस्टेड भी कर सकता हूं और आस्क्ड भी रख सकता हूं। बिल्कुल सेम कंडीशन में ऑफर को मैं आस्क्ड भी कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ही ऑफर्ड टू, अब ऑफर्ड आया है तो ऑफर्ड के साथ क्या आएगा, टू कंजक्शन आएगा, दैट कंजक्शन नहीं आएगा। टू को हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे टू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट, यानी कि उसने मुझे ऑफर किया कि वो मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला सकता है। यूजिंग शैल टू सजेशन, वापस वही बात आ गई कि शैल का यूज जो है वो सजेशन के लिए किया जाता है। तो देखिए कैसे एक सजेशन दिया जा रहा है, शैल वी मीट अगेन टुमारो, तो मैं आपको एक राय दे रहा हूं, क्या हम कल फिर से मिल सकते हैं? राम सेड, राम ने कहा। तो राम सजेस्टेड टू मीट अगेन द नेक्स्ट डे। टुमारो को किस में चेंज करते हैं हम लोग, द नेक्स्ट डे में हम लोग इसे चेंज कर देते हैं। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, पूछ नहीं रहा है, अपनी तरफ से सजेशन दे रहा है। राइट और रॉन्ग? तो जब किसी वाक्य का भाव सजेशन में या ऑफर में आता है, प्रपोजल में आता है, तो हमें केवल शब्दों को देखते हुए उसको चेंज नहीं करना है, शब्द के अर्थ से उस अर्थ के भाव को भी समझना जरूरी है कि भाई वो वाक्य में वास्तविकता में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगर उस चीज को पकड़ोगे तो इस तरह की गलतियां नहीं होगी। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, ही सेड विल यू बी देयर ऑन मंडे, तो उसने पूछा कि क्या तुम वहां मंडे को होगे, क्या तुम मंडे को मुझे वहां मिलोगे, या क्या आप मंडे को वहां उपस्थित रहेंगे। तो देखिए ही सेड विल यू बी देयर ऑन मंडे हमारा क्वेश्चन है, तो ही आस्क्ड, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर लगाना है, इफ। अब बताया नहीं गया है कि किसके लिए कहा जा रहा है, तो हमने ही का यूज कर लिया यू के साथ में, और फिर हमने विल का वुड कर लिया बी देयर ऑन मंडे। सेम बिल्कुल पुराना जो हमारा नियम था उसके तरीके से हमने चेंज कर दिया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वुड यू लाइक टू डू जॉब इन यूएसए, कि क्या आप जॉब यूएसए में जॉब करना पसंद करेंगे। तो ही आस्क्ड इफ आई वुड लाइक टू डू जॉब इन यूएसए। अब देखिए यहां पर ये जो यू है ना, एक बार हमने यू को किस में चेंज कर लिया, ही में चेंज कर लिया, और एक बार इसको किस में चेंज कर लिया, आई में चेंज कर लिया। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रोनाउन वाले टाइम में पढ़ा था कि यू जो है वो आई में भी चेंज हो सकता है और ही में भी चेंज हो सकता है। तो यू जो है वो ही और आई दोनों में चेंज होता है। ही शाउटेड, अब देखो वो कह नहीं रहा है, सैड नहीं है यहां पे, उसने, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, उसने चिल्लाते हुए या चीखते हुए उसने कहा, विल यू कीप साइलेंस, क्या आप लोग चुप रहेंगे। अब यहां पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक टीचर चिल्ला के स्टूडेंट से कहो, अरे क्या तुम सब लोग चुप रहोगे, और एक स्टूडेंट कहते हैं हाँ सर रहेंगे, और फिर चिल्लाने लग जाएं। तो प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, यहां पर प्रश्न में आपको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। तो ही शाउटेड एट मी टू कीप साइलेंस, यानी वह मुझ पर चिल्लाया चुप रहने के लिए, ताकि मैं चुप रहूं या साइलेंस वहां पर मेंटेन करूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रश्न जो है वो उत्तर देने के लिए पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न जो है वो शांत रहने के लिए या साइलेंस रखने के लिए कहा गया है या पूछा गया है, ठीक है गाइस। तो जैसे जैसे भाव बदलेगा वैसे वैसे चीजें बदलेंगी। गुनगुन सेड, गुनगुन ने कहा, वुड यू लाइक अ लिफ्ट, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूं। लिफ्ट का मतलब वैसे उठाना होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गुनगुन ने कहा कि क्या मैं आपको उठा सकती हूं, तो ऐसा नहीं है, उठाना वाला लिफ्ट नहीं है ये, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कि भाई मैं जा रहा हूँ XYZ रास्ते पे, मैं आपको रास्ते में कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ क्या, मैं आपको रास्ते में कहीं छोड़ सकता हूँ क्या, उस भाव को ये मूल रूप से दर्शा रहा है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए,
वुड यू लाइक अ लिफ्ट, तो गुनगुन ऑफर्ड मी अ लिफ्ट, तो गुनगुन ने मुझे एक लिफ्ट ऑफर की कि मैं उस रास्ते पे जा रही हूं, मैं आपको छोड़ सकती हूं, तो ऑफर कर रही है वो अपनी तरफ से। लक्ष्य सेड, लक्ष्य ने कहा वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक लेना पसंद करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लक्ष्य इनवाइटेड मी फॉर अ ड्रिंक, कि लक्ष्य यहां पे क्या कर रहा है, उसको इनवाइट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, आमंत्रण दे रहा है। क्या दे रहा है, आमंत्रण यहां पर उसे दिया जा रहा है कि क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक लेना पसंद करेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा गाइस टॉपिक आता है, ये देखिए शैल के और विल के हमने सारे यूज देख लिए, वुड के यूज भी हमने देख लिए कि शैल, विल और वुड ये तीनों के तीनों जो हैं ये जिस भाव को दर्शा रहे हैं वाक्य में, उस भाव के अनुसार हमें चेंज करना है। शैल से अगर कोई राय ली जा रही है या कोई राय दी जा रही है तो शैल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा, चाहे उसके साथ आए हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाक्य में अगर सजेशन दिखाई दे रहा है या सेंटेंस में अगर हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति सजेस्ट कर रहा है, तो वहां पर हमें इस तरीके से इसे देखना चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू राम, उसने राम से कहा प्लीज ब्रिंग माई बुक। तो अब देखो सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। 3-4 मुख्य चीजें इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आती हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में 3-4 चीजें कौन कौन सी आती हैं, तो आ जाती है रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइज, ऑर्डर, कमांड। ये कुछ मूल चीजें हैं जो हमें इसमें दिखाई देती हैं। ठीक है गाइस, तो रिक्वेस्ट हो सकती है, सजेशन हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है और कमांड हो सकता है। तो शी सेड टू राम, उसने राम से कहा प्लीज ब्रिंग मी माई बुक। अब जैसे ही वाक्य में प्लीज दिखा तो प्लीज दिखते के साथ ही दिमाग में क्या आएगा, भैया प्लीज कर रहा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो चेंज करते समय हम क्या करेंगे कि अगर हमें सेंटेंस में प्लीज दिखाई दे या काइंडली दिखाई दे, तो प्लीज या काइंडली का मतलब हो गया रिक्वेस्ट कर रहा है। इसको हम डायरेक्ट स्पीच में तो इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में इन दोनों शब्दों को हटा करके यहां पर सीधा रिक्वेस्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, और इन सब के साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग नहीं होगा। इन सब के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाना चाहिए। राम सेड, शी सेड टू राम प्लीज ब्रिंग माई बुक, तो शी रिक्वेस्टेड राम, तो वो क्या कर रही है, राम से रिक्वेस्ट कर रही है, प्रार्थना कर रही है। टू, जैसा कि मैंने कहा टू लगेगा, ब्रिंग हर बुक, उसकी किताब लाने के लिए। ठीक है, तो अब सीता जो है वो खुद की, शी जो है वो खुद की किताब के लिए माई बुक कहेगी, लेकिन हम कहेंगे उसकी किताब लाने के लिए रिक्वेस्ट किया। अगर मैं यहां पे गलती से माई बुक कर देता हूं तो सीता जो है वो राम से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी किताब लेकर के जाए उसके पास, ऐसा नहीं है। शी जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई मेरी बुक ले आओ। ठीक है, तो हम यहां पर जब शी के लिए हमने कहा माई बुक, तो हम शी के लिए क्या कहेंगे, हर बुक, उसकी किताब ले जाने के लिए। ठीक है, राम सेड टू पायल, राम ने पायल से कहा टेक मेडिसिन रेगुलरली, कि लगातार या समय समय पर मेडिसिन, दवाइयां लेते रहना है। तो यहां पर क्या हो गया, ये एक तरीके की एडवाइस है। एडवाइस और सजेशन में बेटा थोड़ा सा अंतर होता है, मैं जहां तक समझता हूं कि सजेशन में नैतिक बातें ज्यादा आती है, या ऐसी बातें कि जिनको आप नहीं भी मानो तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है ना। जैसे कि अगर आपको शुड से कोई बात कही जा रही है और उस बात को आप नहीं मान रहे, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान उसकी वजह से नहीं होगा। इसी की जगह, इसी से थोड़ा सा अपन अलग देखते हैं कि अगर इसी की जगह मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, तो एडवाइस में यह है कि आपको मेरी बात माननी ही होगी, उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण है जिस कारण की वजह से मैंने आपको कहा है कि आप ऐसा काम कीजिए। ठीक है, जैसे कि एक डॉक्टर की कही गई बात, एक वकील की कही गई बात। ठीक है, जो भी ये होते हैं ना, इनको हम एडवाइजर्स कहते हैं, हेल्थ एडवाइजर, हाँ, लीगल एडवाइजर। तो लीगल एडवाइजर अगर आपको कहता है कि भाई कोर्ट में जाकर के एफिडेविट जमा करा दो और
जब जज के सामने जाओ तो थोड़ा डिसेंट कपड़े पहन के, दाढ़ी वगैरह बना करके, प्रॉपर बाल बना करके एक इंसान बन के जाना, जंगली बन के मत जाना। और आप कहो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं करा रहा कोई एफिडेविट, मैं तो जाऊंगा ऊपर के 3 बटन खोल के यूं करके और अफलातून बन के जाऊंगा। तो बोले जा। जज जाते ही कहता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, डालो इसको जेल में। बोले शक्ल से ही मवाली लग रहा है? तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, आपके पास ज़्यादा अवसर नहीं होते हैं कि आप उनकी बात को टाल सकें, आपको उनकी बात माननी होती है ना। जैसा उन्होंने कहा है वैसा आपको करना चाहिए वहाँ पे, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत से बच सकें। तो यहाँ पर राम जो है पायल से दवाई रेगुलरली कहने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर पायल जो है दवाई रेगुलरली नहीं लेगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। और सेड टू को हमने एडवाइज्ड में चेंज कर दिया, तो राम एडवाइज्ड पायल टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। मुस्कान सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहां पर मुस्कान मुझसे कुछ काम करने के लिए कह रही है, तो आस्क कर रही है। इस आस्क को आप चाहें तो आस्क्ड भी रख सकते हैं, और क्योंकि आस्क का मतलब पूछने के साथ साथ कहना भी होता है। कहना मतलब किसी कार्य को करने के लिए कहना। ऐसा तात्पर्य आ जाता है, ठीक है। आस्क्ड का एक मतलब या एक मीनिंग ये भी निकलता है, ठीक है। तो मुस्कान आस्क्ड मी टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो मुस्कान ने मुझसे पूछा कि भाई 1 ग्लास दूध आप लेंगे क्या, उसके लिए उसने मेरे से जानकारी ली। आई सेड टू श्याम, मैंने श्याम से कहा डोंट प्लक द फ्लावर्स, ठीक है। कि यहां पर शाम को कहा जा रहा है कि फूल मत तोड़ो। अब फूल मत तोड़ो में आपको क्या भाव नजर आ रहा है? राय तो नजर आ नहीं रही, सीधी सीधी बात है। एडवाइस भी नजर नहीं आ रही, प्लीज और काइंडली नहीं है, तो रिक्वेस्ट भी नहीं है। तो क्या बचा? ऑर्डर या कमांड। तो यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है शाम को, फूल मत तोड़ो, ठीक है। तो आई सेड टू श्याम डोंट प्लक द फ्लावर्स। आई ऑर्डर्ड श्याम नॉट टू। अब देखो डोंट को किसमें चेंज किया? नॉट टू प्लक द फ्लावर्स में इसको चेंज कर दिया। द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर, एसपी ने इंस्पेक्टर से कहा शूट द रॉबर, यानी कि जो चोरी करने वाला है, रॉबर जो है, लुटेरा जो है, उसे गोली मार दो। तो द एसपी ऑर्डर्ड द इंस्पेक्टर टू शूट द रॉबर, क्योंकि एसपी जो है वो क्या करेगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो इंस्पेक्टर को क्या करेगा? आदेश देगा, है ना। तो उसने आदेश दिया कि भाई उस रॉबर को गोली मार दो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर जो है स्टूडेंट से कहते हैं गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। तो सीधा क्या है? मतलब सेंटेंस देख के ही समझ में आ रहा है कि तो सीधा सीधा आदेश है, ऑर्डर है ना। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गेट आउट फ्रॉम ऑफिस, कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि ऑफिस से बाहर चले जाएं या ऑफिस से बाहर निकल जाएं, ठीक है गाइस। ही सेड, उसने कहा फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, मेरे निर्देशों का पालन करो। किसका पालन करो? तो ये यहां पे कह रहा है मेरे निर्देशों का पालन करो, ठीक है। तो ही ऑर्डर्ड मी टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, तो उसने मुझे आदेश दिया उसके इंस्ट्रक्शंस या उसके निर्देश फॉलो करने के लिए। ही सेड टू कांता, उसने कांता से कहा लैंड मी योर फिजिक्स बुक, मुझे अपनी फिजिक्स की बुक उधार दे दो पढ़ने के लिए। लैंड का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी से उधार लेना, और किताब तो क्या उधार लेते हैं, उधार लेना वैसे पैसों के सेंस में ज्यादा आता है। तो किसी से उसकी पुस्तक पढ़ने मात्र के लिए लेना, तो उसके लिए लैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड कांता टू लैंड हिम हर फिजिक्स बुक। अब देखो योर कहा गया किसके लिए? कांता की बुक के लिए। तो कांता की बुक के लिए हम क्या कह देंगे? हर फिजिक्स बुक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर वो किसी से अगर आप कोई चीज उधार मांग रहे हो तो क्या ऑर्डर देके मांगोगे क्या, या सजेशन देके मांगोगे क्या? भाई मुझे आपसे आपका पेन उधार चाहिए, कुछ समय मुझे एक साइन करना है, उसके लिए आपका पेन उधार चाहिए। आपको क्या लगता है आपका पेन लेने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऑर्डर करूंगा, सजेशन करूंगा, एडवाइस करूंगा, क्या करूंगा? अगर मैंने यहां पर प्लीज नहीं भी है, प्लीज नहीं भी है या काइंडली नहीं भी है, प्लीज या काइंडली अगर इस सेंटेंस में नहीं भी है तो भी क्या इस वाक्य के अंदर आपको प्रार्थना का भाव नजर नहीं आ रहा है क्या?
कि भाई वो रिक्वेस्ट ही करेगा। किसी से कोई चीज़ अगर पढ़ने के लिए कोई किताब उधार लेनी है तो रिक्वेस्ट करके ही लेंगे भैया, ऑर्डर देके आदेश देके तो लेंगे नहीं। एम्पैथिक इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एम्फेटिक इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब है, एम्फेटिक का मतलब है किसी चीज पर अत्यधिक जोर देना या बल देना। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस इसलिए है बेटा क्योंकि इसके अंदर जब भी हम डू का इस्तेमाल करते हुए किसी कार्य को करने पर बल देते हैं तो वो जाकर के प्रार्थना बन जाती है। किसी भी वाक्य के अंदर अगर हम किसी कार्य को करने के लिए बल देते हैं, किसी कार्य को करने पर जोर देते हैं कि प्लीज आप ऐसा कीजिए, और उस वाक्य में अगर डू का प्रयोग किया जा रहा है तो वो इंपेरेटिव के बाकी क्षेत्रों में नहीं जाएगा। वो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, इसमें सॉरी रिक्वेस्ट गलती से बोल दिया, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस में नहीं जाएगा, वो रिक्वेस्ट में चला जाएगा। ठीक है गाइस, तो जब प्रार्थना करेगा तो डू से अगर कोई भी वाक्य बन रहा है तो वो जाकर के क्या बन जाएगी, हमारी रिक्वेस्ट बन जाएगी। मोहिनी सेड टू मी, मोहिनी ने मुझसे कहा, डू हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, कृपया करके एक कप कॉफी ले लीजिए। तो रोहिणी रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, कि रोहिणी ने मुझसे प्रार्थना की या रिक्वेस्ट की कि एक कप कॉफी पी लूं। ही सेड टू मी डू कम अगेन, पुनः जरूर आइएगा। डू कम अगेन का मतलब क्या होता है, प्लीज दोबारा जरूर आइएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन, उसने मुझसे कहा या उसने मुझसे प्रार्थना की फिर आइएगा। रहीम सेड टू हर, रहीम ने उससे कहा, डू हैव अ सीट प्लीज, कृपया बैठ जाइए, कृपया करके बैठ जाइए। रहीम रिक्वेस्टेड हर टू हैव अ सीट, तो रिक्वेस्टेड ने रहीम जो है उसने बैठने के लिए प्रार्थना की या रिक्वेस्ट की। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम डू का प्रयोग करते हुए भी प्रार्थना को दर्शा सकते हैं बिना प्लीज का इस्तेमाल किए भी। हम प्लीज नहीं भी बोलेंगे तो डू जो है वो अपने आप से ही प्लीज का मीनिंग रिप्रेजेंट कर देगा या स्वयं से ही प्लीज को दर्शाना शुरू कर देगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है सेंटेंसेस विथ लेट, ऐसे वाक्य जो लेट से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ हो रहे हैं, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को किस तरीके से चेंज किया जाता है। अब देखो गाइस, पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि अगर मुझे कोई सजेशन देना है, अगर मुझे कोई सजेशन देना है तो मैं दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता हूं, या तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके सजेस्टेड कर दूं, और या फिर ये तो किस बिहाफ पे करूंगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बिहाफ में, या फिर वाक्य में शुड का प्रयोग कर लूं। ये मैं किस में करूंगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। इन दोनों तरीके से मैं बता सकता हूं कि वाक्य जो है मेरा वो एक सजेशन है, वहां पर मैं सलाह देने का, सलाह तो गलत शब्द हो गया, राय देने का काम कर रहा हूं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट अस गो टू मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। तो ही सजेस्टेड टू मी टू गो टू मार्केट, यानी वह मुझे सजेस्ट करता है मार्केट जाने के लिए। या फिर शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो टू मार्केट, कि हमें मार्केट जाना चाहिए। अब देखिए यहां पर सजेस्टेड का प्रयोग करके कर लिया और यहां पर सजेस्टेड का प्रयोग भी कर लिया, साथ के साथ शुड का प्रयोग भी कर लिया, क्योंकि दोनों ही चीजें किसको बता रही हैं, दोनों ही चीजें यहां पर राय देने को बता रही हैं। द स्टूडेंट सेड लेट मी टेक फूड, कि मुझे कुछ खाना खाने दो। तो अब ये खाना खाने की क्या है, उसकी इच्छा है, वो क्या चाह रहा है, अपनी इच्छा से क्या चाह रहा है कि वो कुछ खाना खा ले, थोड़ा सा खाना खा ले। द स्टूडेंट विश्ड दैट ही शुड टेक फूड, उसने इच्छा जाहिर की कि वह कुछ खाना ले सके या उसे कुछ खाना खाना चाहिए। द अंकल सेड लेट मी हैव एन आइसक्रीम पैक, तो अंकल जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यार मुझे जाके एक आइसक्रीम का पैकेट लेने दो, मतलब एक पैक आइसक्रीम का लेने दो मुझे खाने के लिए, छोटा पैकेट। ठीक है, द अंकल विश्ड, तो क्या है, उसकी इच्छा है आइसक्रीम खाने की, विश कर रहा है वो, दैट ही शुड हैव एन आइसक्रीम पैक, कि वो एक आइसक्रीम पैक जो है वो खा सके या ले सके। ऐसी वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है कोमल सेड, कोमल कहती है लेट हिम बी माई फ्रेंड, तो वो कहती है कि इसे मेरा दोस्त बनने दो। तो किसी से अगर आप दोस्ती करना चाहते हो या चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपका मित्र बन जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपकी इच्छा तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोमल जो है विश करती है, इच्छा जाहिर करती है दैट ही शुड बी हर फ्रेंड, कि वह व्यक्ति जो है उसका दोस्त बने। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हिम था,
प्लूरल के लिए, तो हमने यहाँ पे इसको चेंज करके ही कर लिया। तो लेट से रिलेटेड जो हमारे सेंटेंसेस है उसको चेंज करने का सीधा सीधा तरीका ये रहता है। इस तरीके से हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। द बॉय सेड टू द टीचर, बॉय जो है, लड़का जो है, टीचर से कहता है लेट मी गो होम नाउ। अब एक बच्चा जो है अगर टीचर से कुछ कह रहा है तो घर जाने के लिए कह रहा है, तो आपको क्या लगता है, प्रार्थना करेगा कि नहीं करेगा? रिक्वेस्ट करके ही कहेगा ना कि सर प्लीज घर जाने दो अब तो है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, कई बार जब लंबी क्लास चल जाती है ऑफलाइन क्लास के अंदर, कि ऐसा सब्जेक्ट चल रहा है जो पसंद भी नहीं है और लंबा भी बहुत ज़्यादा चल गया, तो स्टूडेंट कहते हैं साहब मार साहब जाबा दो घर का बाढ़ झाँका है हमारी ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ही बोलते हैं कि भाई साहब घर जाने दो, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, वो घर जाके स्कूल का होमवर्क भी करना है, दूसरे काम भी करने हैं। हालांकि करते कोई नहीं है घर जाके होमवर्क, लेकिन कहने की बातें होती है। तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम। अब लेट को हमने किस में चेंज कर दिया, यहाँ पे देखो टू अलाउ में चेंज कर दिया, कि उसे अनुमति दे कि वो घर जा सके। नाउ को हमने देन में चेंज कर दिया, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, तो प्रिंसिपल जो है वो पियोन से कहता है। आपको क्या लगता है, प्रिंसिपल अगर पियोन से कुछ भी कहेगा तो इंपेरेटिव सेंटेंस में वो इसके अलावा और क्या हो सकता है? प्रिंसिपल तो पियोन को ऑर्डर ही देगा ना, कोई काम करने के लिए कहेगा तो। लेट द स्टूडेंट्स कम इन, स्टूडेंट्स को या विद्यार्थियों को अंदर आने दो। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, उसने आदेश दिया पियोन को कि वो अलाउ करे, अनुमति दे स्टूडेंट्स को अंदर आने की। ठीक है गाइस, तो यहां पर हमने देखा दोनों ही वाक्यों के अंदर लेट जो है वो अलाउ में चेंज हो गया, टू अलाउ में चेंज हो गया, और एक जगह रिक्वेस्ट की फॉर्म थी और दूसरी जगह ऑर्डर की फॉर्म थी। तो जैसा कि मैंने बार बार कह रहा हूं कि इस वाक्य में या इस तरह के वाक्यों में हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं, बल देते हैं वाक्य के अर्थ पर। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका अर्थ क्या है, उससे ही पता लगा सकते हो। अगर आप इस भाव से जाओगे ना कि सर प्लीज या काइंडली हुआ तो उसे चेंज करके हम रिक्वेस्टेड कर लेंगे, तो ठीक है वहां तो हो जाएगा। बाकी के 3-4 पॉइंट में क्या करोगे, ऑर्डर में, कमांड में, सजेशन में, एडवाइस में, उसका कैसे पता लगाओगे? ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर आपको यह समझना है कि आपको वाक्य का भाव समझ में आना चाहिए, तभी वो सही तरीके से कार्य हो पाएगा। नेक्स्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब है आशा करना किसी चीज की, उम्मीद करना, या आशीर्वाद देना भी ऑप्टेटिव में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाती हैं। ठीक है, माई फादर सेड टू माई फ्रेंड, मेरे पिता ने मेरे दोस्त से कहा मे यू लॉन्ग लिव, मे यू लॉन्ग लिव। तो माई फादर विश्ड माई फ्रेंड, तो यहां पर क्या है, वो विश कर रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं, या आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, या आशीर्वाद दे रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। माई फ्रेंड दैट ही माइट लॉन्ग लिव, कि वह लंबे समय तक जीवित रहे। शी सेड टू मिताली, उसने मिताली से कहा मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, तो एक तरीका आशीर्वाद ये सीधे सीधे कि भगवान तुम्हें एक पुत्र से नवाजे या एक बेटे से नवाजे। शी प्रेड, तो अब वो क्या कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। शी प्रेड, भगवान से प्रार्थना कर रही है दैट गॉड माइट ब्लेस मिताली। अब जैसे यू था ना, तो यू का इसने सीधे क्या कर लिया, मिताली कर लिया, और अगर मिताली नहीं करता तो क्या करता, ब्लेस हर भी कर सकता था, ये मिताली या हर विद अ सन। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिया सेड, प्रिया कहती है गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान तुम्हें सफल बनाए, ये भी एक तरह का आशीर्वाद है, आशा है। प्रिया प्रेड, प्रिया प्रार्थना करती है दैट गॉड माइट ग्रांट मी सक्सेस, कि भगवान जो है मुझे सफल बनाए, क्योंकि यहाँ पे देखो यू जो आ रहा है उसको हमने आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे किस में चेंज किया, मी में चेंज कर लिया, लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्लेस है तो ऑब्जेक्टिव प्लेस में ऑब्जेक्टिव प्लेस की तरह ही चेंजेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है ही सेड टू द अंकल, उसने अंकल से कहा गुड मॉर्निंग। ये सबसे भयानक वाले वाक्य हैं और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो यहां पर इस पूरे ही वाक्य का हम लोग केवल भाव निकालेंगे। कोई विद्यार्थी मेरे सामने आया, उसने मेरे को बोला गुड मॉर्निंग सर। अब इस बात को मैं दूसरों के जाके कैसे कहूं, तो मैं सीधा कह दूंगा उसने मुझे सुबह की शुभकामनाएं दी। उसने मुझे क्या किया, सुबह की शुभकामनाएं दी। ठीक है, तो ही विश्ड द अंकल गुड मॉर्निंग।
भावना सेड गुड मॉर्निंग सर, तो भावना विश्ड द सर गुड मॉर्निंग। आई सेड गुड आफ्टरनून फादर, मैंने कहा गुड आफ्टरनून फादर। आई विश्ड माई फादर गुड आफ्टरनून, तो मैंने अपने पिता को दोपहर की शुभकामनाएं दी, या मैंने इच्छा जाहिर की कि आपकी दोपहर शुभ हो, आपकी दोपहर अच्छी हो। सेम इसमें भी चल जाएगा, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे बोलते बोलते बर्थडे ही लिखने लग गया। अगर आप किसी को कहोगे हैप्पी बर्थडे, अगर आप किसी को कहोगे हैप्पी दिवाली, अगर आप किसी को कहोगे हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा कुछ भी अगर आप किसी को कहते हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, दिवाली की शुभकामनाएं दी, नववर्ष की शुभकामनाएं दी, तो जैसे यहां पर सुबह दोपहर शाम की शुभकामनाएं दी जा रही है, वैसे यहां पर क्या हो रहा है, दिवाली की, बर्थडे की, न्यू ईयर की, वेडिंग एनिवर्सरी की, हाँ, इन सारी चीजों की शुभकामनाएं दी जा रही है। ही सेड टू मी, हाँ, बाय, विदा। अगर किसी को विदा किया जाता है या विदा करने के लिए हम सैड जो है उसे सीधा सीधा चेंज कर देते हैं, किसमें, बेड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके भी लिख सकते हैं कि जब भी किसी को बाय या विदा करने के सेंस में सेंटेंस बनता है तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सैड से सीधी बेड के अंदर चेंज हो जाती है। ही सेड टू मी गुड बाय, उसने मुझसे कहा गुड बाय। ही बेड मी गुड बाय, क्योंकि बेड का मतलब ही विदा देना होता है, क्योंकि बेड जो है वो विदा देने का ही, यानी उसने मुझे गुड बाय से विदा किया, गुड बाय कहकर के विदा किया। द लीडर सेड फेयरवेल माय फ्रेंड्स, फेयरवेल का मतलब भी विदा करना होता है, ठीक है। गुड बाय का मतलब जैसे विदा करना है, बेड का मतलब जैसे विदा करना है, फेयरवेल का मतलब क्या है। अब 12th क्लास वालों को फेयरवेल मिलेगा, कब मिलता है आप लोगों को, आपके स्कूल में कब होता है फेयरवेल का प्रोग्राम 12th वालों का, बताना मेरे को एक बार कमेंट करके कि सर हमारे स्कूल में इस तारीख के आसपास होता है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पर ऑलमोस्ट जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर होता है ना। जनवरी लास्ट वीक से लेकर के फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर इस समय में फेयरवेल दिया जाता है बेसिकली 12th क्लास वालों को, ठीक है। तो द लीडर सेड, लीडर ने कहा फेयरवेल माय फ्रेंड्स, आप सभी का अलविदा है मेरे दोस्तों। द लीडर बेड हिज फ्रेंड्स फेयरवेल, सीधा सेंटेंस बनेगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे तौर पर अगर हम समझें तो ये सारे के सारे जो वाक्य है ना, ये सारे के सारे वाक्य ही हमें एक चीज दर्शाने का काम करते हैं। वो क्या दर्शाने का कार्य करते हैं, विस्मय बोधक वाक्य, हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। और इनका जो मार्क होता है, इनकी जो पहचान होती है वो ये होती है, ठीक है। वाक्य के अंत में आपको इस तरह का कुछ मार्क दिखाई देता है जिसे विस्मय बोधक चिन्ह भी कहते हैं या एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हम लोगों ने यहां देखा। अब इसमें क्या होता है कि वाक्य में जो भी भाव है, वाक्य में जो भी भाव है वो भाव सीधी सीधी रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ले लेता है। किसकी जगह ले लेता है, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ले लेता है। मुझे बताओ कि अगर आप लोगों में से किसी का पर्स खो जाए और इस बात को आप अपने दोस्त को बताओ कि यार मेरा पर्स खो गया, तो आप किस भाव के साथ बताओगे, आपका भाव क्या होगा, दुख के साथ बताओगे, पीड़ा के साथ बताओगे, है ना। तो अब आपने ये बात किस भाव से कही, उस भाव को रिपोर्टिंग वर्ब में दर्शाना जरूरी है। जैसे कि पहले इस पे तो चल ही लेंगे, लेकिन अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले देखते हैं। जैसे कि राम सेड, राम ने कहा, क्या कहा राम ने, राम ने कहा ओह आई लॉस्ट माई पर्स, ठीक है। ये बात उसने भावावेश में कही। अब क्या होगा कि ओह मुझे क्या बता रहा है कि भैया इस बात का उसे दुख है, और दुख को मैंने इंग्लिश में क्या लिख लिया, सॉरो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब यहां पर क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये कह नहीं रहा है, ये एक्सक्लेम कर रहा है,
क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्सक्लेम कर रहा है। तो एक्सक्लेम तो कर रहा है लेकिन किसके साथ कर रहा है, सौरो के साथ। तो यहां पर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बन जाएगी, राम एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। यानी कि राम ने भावावेश के साथ दुख में कहा कि उसने अपना पर्स खो दिया है या वह अपना पर्स खो चुका था। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे देखना है। तो यहां पर क्या हुआ, जो भाव वाक्य में दिखाई दिया उस भाव को हमने रिपोर्टिंग वर्ब में कैद किया। कैसे कैद किया, सबसे पहले तो हमने एक्सक्लेम्ड ले लिया। एक्सक्लेम्ड लेने के साथ साथ जो भाव को दर्शाने वाला शब्द है उसको भी ले लिया और हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दुख के साथ और विस्मय बोधक तरीके से बताता है कि मैं अपना पर्स खो चुका हूं। अब अगर इसकी जगह सोचो, कल्पना करो कि मैंने बैडमिंटन का मैच जीत लिया, ये बात मैं कैसे बताऊंगा, दुख के साथ बताऊंगा क्या, अरे भाई वो कल बैडमिंटन का मैच था, मैं जीत लिया, मैंने ऐसे बताऊंगा क्या। तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा yippee। क्या बताऊंगा, yippee, आई वॉन द मैच, ये यूरेका, ये सारे शब्द आते हैं इसमें जब खुश होता है व्यक्ति। तो ठीक है, तो खुशी से कहता है वो कि अरे भाई साहब झंडे गाड़ दिए भाई ने तुम्हारे, हैं, तो क्या कहेगा, yippee, आई वॉन द मैच। अब इस बात को चेंज कैसे करना है, तो yippee क्या बता रहा है, जॉय को बता रहा है या डिलाइट को बता रहा है। किसको बता रहा है, जॉय को या डिलाइट को बता रहा है, लेकिन विस्मयबोधक चिन्ह है ना साथ में, तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि एक्सक्लेम कर रहा है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड वॉन द बैडमिंटन मैच। आई बात समझ में, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को यहां पर चेंज करते हैं। थोड़ा सा मुझे पता है लेंदी है, आई एम सॉरी, लेकिन अब जो है बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। मैं मुस्कुरा के पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं आप भी मुस्कुरा के पढ़िए। और अगर आपको जरूरत लगती है तो ये जो लास्ट का 3-4 मिनट का 5 मिनट का पार्ट है, इसे 2 बार 3 बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहा हूं और मुझे लगता है कि इससे सरल तरीका नहीं हो सकता समझाने का, कि जहां पर आपको ये देखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, इसका मतलब एक्सक्लेम्ड लिखना है, नंबर 1। ये शब्द जिस भाव को दर्शा रहा है वो शब्द लिखना है, ये शब्द जिस भाव को दर्शा रहा है या वाक्य जिस भाव को दर्शा रहा है वो शब्द लिखना है। और कैसे लिख देना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इस तरीके से इसे लिखते हुए चलना है। और आगे जो बात कही गई है उसके अंदर जो नेसेसरी चेंज है वो करके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल्स। विशाखा सेड, विशाखा ने कहा इफ आई वर अ बर्ड, तो वो आशा कर रही है, वो उम्मीद कर रही है, वो चाह रही है कि काश मैं एक पक्षी होती। विशाखा विश दैट शी वुड बी अ बर्ड, तो वो विश कर रही है कि काश वो एक बर्ड होती। मयूर सेड इफ आई वर यंग अगेन, तो मयूर जो बूढ़ा हो चुका है वो कल्पना कर रहा है कि काश मैं फिर से जवान होता या काश मैं जवान होता। मयूर विश दैट ही वुड बी यंग अगेन, तो मयूर जो यहाँ पे विश कर रहा है कि वो फिर से जवान होता। अब देखो, द मैन सेड, ओह, ये ओह पकड़ा मैंने तो सीधा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको मैं इधर ला करके एक्सक्लेम्ड बना दिया। ये ओह जो है ये सौरो को बता रहा है, इसको ला करके सौरो बनाया, दोनों को जोड़ने के लिए विथ का यूज कर लिया। कितना प्यार से काम हो गया। द मैन एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, तो व्यक्ति जो है दुख या पीड़ा में बताता है, एक्सक्लेम करता है दैट हिज डॉग वॉज दैट। द मैन एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट हिज डॉग वॉज डेड, कि उसका जो कुत्ता था, उसका जो डॉग था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब कोई व्यक्ति अगर अपने पेट की मृत्यु के बारे में बताएगा तो सोचो, क्या खुशी से बताएगा, क्या दुख से बताएगा। आप लोगों में से है किसी के पास पेट है? पेट है आप में से किसी के पास किसी भी तरह का? गांव में जो है उनके पास तो पेट होंगे होंगे, गायें भैंसे सबसे मेन पेट तो उनके वही है। पेट का मतलब होता है पालतू जानवर, ठीक है। तो आपके अगर कोई है पेट तो उसका नाम लिख करके बताना और फिर ब्रैकेट में बताना कि वो क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा लिख देते हैं
कुत्ता है, बिल्ली है, वो नहीं लिखना, उनका नाम लिखना है और ब्रैकेट में बताना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइव चैट में मत बताना। मैं पहले भी मना कर चुका हूँ, लाइव चैट में आप जो कुछ लिखते हो, सच कह रहा हूँ, मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और कई बार उस दिक्कत की वजह से ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन पे मैं रिएक्ट करना चाहता हूँ, जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो मिस हो जाते हैं। तो प्लीज़ जो भी आप लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, ठीक है। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज। अब यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या थोड़ी है, व्हाट का मतलब क्या थोड़ी है कि क्या सुंदर लड़की है एक सीता, ऐसे थोड़ी है ये भाव थोड़ी आ रहा है इसमें। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज, मतलब सीता कितनी खूबसूरत लड़की है ना। तो यहाँ पे आश्चर्य के साथ में वो कह रहा है, प्रशंसा करते हुए वो कह रहा है, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, वह प्रेज यानी प्रशंसा करते हुए एक्सक्लेम करती है दैट सीता वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कि सीता एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, ठीक है। वी सेड, हम कहते हैं, व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज, कितनी सुंदर जगह है ये। वी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, जगह को देख करके आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे यार कितनी सुंदर जगह है। तो सरप्राइज के साथ कह रहा है, आश्चर्य के साथ कह रहा है दैट इट वॉज अ नाइस प्लेस, के बहुत ही अच्छी जगह थी। द प्लेयर सेड हुर्रा, हुर्रा खुशी को बताता है, ठीक है, जॉय को बताएगा हुर्रा। तो हुर्रा वी वॉन, वी हैव वॉन, हम जीत चुके हैं। द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन, कि वे लोग जीत चुके थे। शी सेड वाओ, अब वाओ किसको बताएगा, जॉय को बताएगा, ठीक है। और वाक्य को भी देख लेना थोड़ा सा, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज, यानी कि उसने देखा सामने कितना शानदार लाजवाब मौसम है, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट वेदर, उसने जॉय के साथ एक्सक्लेम किया कि बहुत ही खुशनुमा या बहुत ही अच्छा वेदर है या अच्छा वेदर था मौसम के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। सीधी शब्दों में कहो, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज, कितनी सुंदर जगह है ये। इट इज अ वेरी नाइस प्लेस। अब यहां पर क्योंकि हमारे पास यहां पर रिपोर्टर नहीं है, तो हमने यहां पे भी रिपोर्टर को नहीं लिया। सेम तीनों जगह पर हो रहा है, हमारे पास रिपोर्टर है ही नहीं, सीधा सेंटेंस दे दिया और बोल दिया भैया इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये चीज यहां पे हो गई। नेक्स्ट है व्हाट अ ग्रेट फॉल, कितना धड़ाम से गिरा तो इट इज अ ग्रेट फॉल, ये एक बहुत ही बड़ी फॉल है, ठीक है। अगर वाटरफॉल होता तो फिर हम झरना मान लेते इसे, लेकिन फॉल है केवल, तो हम गिरने के अर्थ में ही मानेंगे। व्हाट अ ग्रेट फॉल, कितना ऊपर से धड़ाम से गिर रहा है ना। तो ये चीज है, इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। व्हाट एन आइडिया, क्या शानदार आइडिया है, तो इट इज अ ग्रेट आइडिया, ये एक बहुत ही लाजवाब आइडिया है। व्हाट अ फूल यू आर, तुम कैसे बेवकूफ इंसान हो। यू आर अ ग्रेट फूल, तो तुम एक महान किस्म के मूर्ख हो। हाउ डार्क द नाइट इज, देखो रात कितनी गहरी है या काली है। इट इज़ अ वेरी डार्क नाइट, ये बहुत ही काली रात है। कुल मिलाकर के ये 6 जब मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ ना, जब भी जितनी भी बार मैंने पढ़े, मुझे लगता है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना एक्सक्लेमेशन है और बात को सीधे तरीके से कह देना इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या, बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर बोला जाता है, अरे कितनी सुंदर लड़की है। सामान्यतः बोलना है सुंदर लड़की है, खत्म बात कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना। तो कई बार मुझे अपने मन से ऐसा लगता है, मुझे सच में नहीं पता कि ऐसा है कि नहीं है, ये पोएटिक डिवाइसेस टाइप में लगता है मुझे, कि जैसे पोएट्री में बताया जाता है ना बढ़ा चढ़ा करके, है ना। हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति, नाम सुना होगा शायद हिंदी वालों ने, तो अतिशयोक्ति, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, है ना, खूब बढ़ा चढ़ा के बताना, अरे ऐसा नहीं, अरे वैसा साहब वैसा, वो नहीं बात सीधी बोल देनी ठीक है। तो व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज अ नाइस प्लेस, ये एक अच्छी जगह है। अरे क्या शानदार जगह है, नहीं इतना क्यों करना, अच्छी जगह, बात खत्म प्रेम से बोल दिया सिंपली तरीके से। व्हाट अ ग्रेट फॉल, अरे क्या धड़ाम करके गिरा, इट वॉज अ ग्रेट फॉल, ऊंचाई से गिरा है, ठीक है। व्हाट एन आइडिया, क्या शानदार आइडिया है, इट इज अ ग्रेट आइडिया, ये एक अच्छा विचार है। व्हाट अ फूल यू आर, तुम किस तरह के मूर्ख इंसान हो। यू आर अ ग्रेट फूल, तुम एक महानतम मूर्ख इंसान हो। हाउ डार्क द नाइट इज, देखो कितनी काली रात है। सफेद रात तो वैसे भी नहीं होती रातें तो डार्क ही होती हैं, नाइट जो होती है डार्क ही होती है। इट इज अ वेरी डार्क नाइट, ये बहुत ही गहरी या बहुत ही काली रात है, ऐसे सिंपली कहा जा सकता है इस बात को, ठीक है गाइस। तो एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, उस गड़बड़ के लिए मैं आपको बता देता हूं
कि लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इसके 2 लेक्चर होने वाले हैं, लेकिन लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 दोनों इस एक ही लेक्चर में हो चुके हैं। ठीक है गाइस, तो जितने भी हमारे भाव विशेष वाक्य थे, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो भाव के आधार पर बदलने वाले थे, वो सारे वाक्य हम लोग देख चुके हैं इस एक ही लेक्चर में। वो सारा का सारा पार्ट हमारा कवर हो चुका है। इसका कारण क्या गाइस, मैंने इसके 2 पार्ट किए थे। 2 पार्ट करने के बाद में मैंने देखा कि मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है वो 18 to 20 मिनट्स का ही हो रहा था। उस वजह से मुझे लगा कि आप लोगों का एक दिन खराब होगा कि एक दिन आप 20 मिनट्स का पढ़ोगे, फिर सेकंड डे आप फिर वापस 20-25 मिनट्स का पढ़ोगे। तो इसलिए मुझे दोनों लेक्चर्स को मर्ज करना पड़ा भी हैंड टू हैंड ही, और इस वजह से आपका एक ही लेक्चर में काम हो गया। और एडवांस इंग्लिश के लिए ये एक लेक्चर जो है 11th-12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी लेक्चर है। इसको आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। गलतियां होंगी, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गलतियां होंगी गाइज। आप जब किसी वाक्य को देखोगे आपको लगेगा यार ये सजेशन है, ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप उसे सजेशन मानोगे, वो एडवाइस निकल जाएगा। कई बार आप एडवाइस मानोगे, ऑफर निकल जाएगा। ऑफर मानोगे, प्रपोज निकल जाएगा। ये चीज़ें होंगी और ये स्वाभाविक है, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश में गलतियां होती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना गलतियां करे बहुत अच्छी जगह पर या बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर आप सच में इंग्लिश को पकड़ना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं कि आपकी पकड़ हो जाए, आपकी कमांड हो जाए लैंग्वेज पे, तो गलतियां करने से मत डरो गाइस। गलतियां तो करनी है अपने को। जिस दिन तक हम पेपर देने नहीं बैठ जाते उस दिन तक हम गलतियां करने के लिए पूर्णतः आजाद हैं। एग्जाम में गलती नहीं करनी है, उससे पहले कर लो जितनी करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, तो आई होप लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और लेक्चर में तो वैसे मैंने 2-3 चीज़ें आपसे पूछ ली है आज। तो एक तो अपने पेट का नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरे घर में एक पेट थी, उसकी डेथ हो चुकी है। उसका नाम लिज़ा था और शी वॉज अ डॉग, मतलब बिच। अब बिच कहना तो अच्छा नहीं लगता ना, तो डॉग ब्रीड थी, ठीक है। तो उस प्रजाति से बिलोंग करती थी, तो लिज़ा थी। अब वो नहीं है दुनिया में, 2 साल हो चुके हैं उसको गए हुए। तो आई होप आप लोग जिनके पास पेट होंगे वो मुझसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि ये मेरे जीवन के जो सबसे बड़े दुखद समय रहे हैं उनमें से एक समय वो भी था जिस समय उसकी डेथ हुई थी। तो आप लोग भी अपने पेट के बारे में बताइए, और मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं देखूंगा आप लोगों के पेट्स कैसे हैं। कभी अगर ऐसा मौका मिल पाया कि मैं उन्हें देख पाया आप, या पिक वगैरह आप मेरे साथ शेयर कर पाए, तो मुझे देख करके और उनसे मिल करके अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, सी यू।